हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखने वाले हैं अपने क्लास 7 का जो हमारा चैप्टर नंबर 9 हमारा चल रहा था द मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर्स, उसका पार्ट 2। हमने क्या क्या पढ़ लिया था। हमने लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस पढ़ ली थी, हमने मलयालम कैसे इमर्ज होती है ये पढ़ लिया था। ठीक है, जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथ भगवान की इंपॉर्टेंस कैसी है वो हमने देखा। राजपूताना में किस तरह से जो चीज़ें गाई जाती हैं और वो गौरवान्वित वाला फील आता है वो हमने देखा। कथक का इमर्जेंस देखा, कथक की इंपॉर्टेंस देखी, क्लासिकल डांसेस देखे। इसके अलावा हमने मिनिएचर पेंटिंग्स देखे। मिनिएचर पेंटिंग किस तरह से हिमाचल प्रदेश में जाके मतलब और ज़्यादा लिंक्ड होती हैं और ज़्यादा बढ़ती हैं आगे किशन नगर में अगर हम बात करें तो किशनगढ़ में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और ये देखो किशनगढ़ वाला आप देखोगे अभी आगे कि हम यूपीएससी आज क्वेश्चन में भी आया हुआ है किशनगढ़ वाला स्कूल का नाम। ठीक है, तो अब हम देखने वाले हैं बंगाल का और इसके अलावा हम देखेंगे इसमें आगे एक्सरसाइज भी और हमारी यूपीएससी क्वेश्चन भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब एक क्लोजर लुक लेने वाले हो एक जगह का, वो है बंगाल। बंगाल की भाषा, बंगाल का खाना, ये सब हम देखने वाले हैं। तो देखो बंगाल की अगर हम बात करें तो हमारे दिमाग में आता है बंगाली भाषा और हमें लगता है कि सब लोग हमेशा से वहाँ पे बंगाली भाषा बोलते थे। बट द ट्रूथ थिंग इज कि ऐसा नहीं था। धीरे धीरे ये चीज़ें होती हैं। अगर आप आज के टाइम पे देखो तो आपको पता चलेगा कि कई सारे लोग ये मानते हैं कि बंगाल का जो स्टार्टिंग है, जो बंगाली भाषा की स्टार्टिंग है वो संस्कृत भाषा से हुई है, संस्कृत टेक्स्ट से बहुत ज़्यादा लिंक है। अब ये कैसे हुआ? अब संस्कृत से बंगाली का चेंज होना कैसे पॉसिबल है, कैसे हुआ? तो देखो 4th और 3rd सेंचुरी की बात करी जा रही है। इस टाइम की बात है जो कॉमर्शियल टाइज हैं वो स्टार्ट हुई थी किसमें? बंगाल और मगध के बीच में। मगध क्या है? आज का बिहार वाला पोर्शन है। अगर आप देखो, अगर मैं यहाँ पे इस तरह से देखो, ये आपका नीचे वाला पोर्शन है, यहाँ पे आपका बंगाल पड़ जाता है, यहाँ पे आपका बिहार पड़ जाता है, ऊपर उत्तर प्रदेश समझ लो। ठीक है, तो ये जो बिहार का है ये वाला पोर्शन, आज का बिहार, उस टाइम का साउथ का बिहार समझ लो मगध, और ये आपका बंगाल। ठीक है, यहाँ आपका फिर पश्चिम बंगाल शुरू होता है, ये आपका नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट शुरू हो जाता है, और यहाँ पे इंडिया और गुजरात यहाँ पे चली रहे। ठीक है, तो यहाँ की अगर हम बात करें तो इन दोनों के बीच में संबंध स्थापित हुए, मगध के बीच में और बंगाल के बीच में। मगध में क्या होता था, यहाँ के ब्राह्मण क्या बोलते थे? मगध के ब्राह्मण संस्कृत भाषा बोलते थे और बंगाली लोग अपना अलग रीजनल लैंग्वेज बोलते थे। ठीक है, साथ में देखो यहाँ पे क्या था कि ड्यूरिंग द 4th सेंचुरी जो गुप्ता रूलर्स थे उन्होंने स्टैब्लिश करा पॉलिटिकल कंट्रोल बंगाल के नॉर्दर्न पार्ट में, जहाँ पे उन्होंने ब्राह्मण को बसाया। ब्राह्मण को बसाने की वजह से क्या हुआ? लिंग्विस्टिक चेंजेस आए, लैंग्वेज में चेंजेस आए, कल्चर में चेंजेस आए। ठीक है, और मिड गंगा वैली क्या हो गई? बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी इन सब चीज़ों में, तो उसका इम्पैक्ट पड़ा। जैसे एक चाइनीज ट्रैवल है जियांग जंग, आप इनके बारे में आगे भी पढ़ोगे कि आए थे ट्रैवल करने, और पढ़ा भी होगा आपने शायद। ठीक है, उन्होंने देखा कि किस तरह से संस्कृत और बंगाल एक दूसरे से थोड़ा बहुत लिंक्ड है। ठीक है, लैंग्वेज रिलेट करती हैं दोनों, उनकी ऑब्जर्वेशन भी है। तो यहाँ पे क्या है, 8th सेंचुरी में क्या हुआ, बंगाल में क्या हुआ, जो रीजनल किंगडम्स हैं, स्पेशली जो पालस हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा पॉपुलर क्या किया। बंगाल बिकेम द सेंटर ऑफ द रीजनल किंगडम अंडर द पालस। पालस के नेतृत्व में आके वो एक रीजनल किंगडम बन गया, अच्छा खासा वो बन गया। 16th सेंचुरी तक अगर हम देखें तो वहाँ पे जो सुल्तान थे वो इंडिपेंडेंट हो गए दिल्ली से। ठीक है, चैप्टर 3 में आपने पढ़ा कि कैसे वो चैप्टर 3 में दिल्ली से चैप्टर 3 में आपने देखा किस तरह से दिल्ली सल्तनत से अलग हो गया बंगाल का सल्तनत। और इसके अलावा 1586 में अगर आप देखोगे तो अकबर ने बंगाल को जीत लिया था और उसे बंगाल सूबा बना दिया था। ठीक है, जबकि वहाँ पे क्या था, वाइल पर्शियन वाज द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन की जो भाषा थी वो जो पर्शियन थी, अकबर के राज में पर्शिया की भाषा ही बोली जाएगी, पर्शियाई भाषा यूज होती है एडमिनिस्ट्रेशन में, लेकिन बंगाली वहाँ की रीजनल लैंग्वेज रही थी उस टाइम तक भी। देखो कैसे धीरे धीरे दिखा रहे हैं कि मगध और बंगाली लिंक था, बंगाल की भाषा कुछ और थी, मगध के लोग वहाँ पे आए। ठीक है, जब गुप्ता डायनेस्टी आई तो वहाँ पे नॉर्दर्न पार्ट में क्या करा, ब्राह्मणों को शिफ्ट कर दिया। अब ब्राह्मण अपनी भाषा बोलते तो वहाँ से कल्चर थोड़ा थोड़ा मिक्स होने लगा। इनफैक्ट 15th सेंचुरी की अगर आप बात करो तो बंगाली ग्रुप ऑफ डायलेक्ट्स थे। ठीक है, केम टू बी, क्या हो गया, डायलेक्ट्स की आपका डेफिनेशन में आएगी, डायलेक्ट्स सेम टू बी यूनाइटेड बाय कॉमन लिटरेरी लैंग्वेज। अब उन्हें ऐसे लगा कि हमारी कॉमन लिटरेरी लैंग्वेज है वो उससे जुड़ने लगे, स्पोकन लैंग्वेज है। ठीक है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ द रीजन जो था वो नीचे वाला, उसे वेस्ट बंगाल हम कहते हैं। ऑल द बंगाली इज डेराइव फ्रॉम संस्कृत, भले ही वो संस्कृत से आई हो, लेकिन उसके जो स्टेजेस हैं वो बहुत सारे हैं, अलग अलग जगह से अलग अलग करके वो आगे बढ़ी है भाषा हमारी, और वाइड रेंज है जिसमें उसमें नॉन संस्कृत भाषा भी आती हैं। मतलब ऐसे वर्ड भी हैं जो नॉन संस्कृतिक हैं, ऐसे भी हैं जो संस्कृत से लिए गए हैं, जो यूरोपियन भाषा से लिए गए हैं, ऐसे भी हैं पर्शिया से लिए गए हैं, ऐसे भी हैं। इसके अलावा अगर आप बंगाली भाषा को देखो तो 2 तरह की बंगाली भाषा है, एक जो संस्कृत से इंडेप्टेड है, इंडेप्टेड होने यानी संस्कृत से ली गई है, और एक ऐसी भाषा है मतलब एक है जो संस्कृत से ली गई है और दूसरी है जो संस्कृत से नहीं ली गई है, जो इंडिपेंडेंट है। तो इस तरह से 2 तरह से है, और इन दोनों के टेक्स्ट के बारे में बात करी जा रही है। तो अगर आप पहले की बात करोगे तो जो पहला है जैसे मंगल काव्यास हैं, जो कि कहीं ना कहीं लोकल देवी देवताओं के बारे में लिखा हुआ है, चैतन्य देव की बायोग्राफी है, जो वैष्णव भक्ति मूवमेंट के बारे में बताते हैं। ये पूरा फर्स्ट टाइप ऑफ ट्रेडिशंस में, फर्स्ट टाइप ऑफ लिटरेचर में आता है। और सेकंड लिटरेचर में आता है नाथ लिटरेचर, जहाँ पे मायनमती, गोपी चंद्रा की स्टोरीज बताई जाती हैं, धर्म ठाकुर की स्टोरीज बताई जाती हैं, यानी कि जो ट्रेडिशनल टेल्स हैं, जो मतलब कहानियाँ हैं, जो किस्से रीति रिवाज हैं,
ठीक है, जो बहुत ज़्यादा फेमस है ज़मीनी स्तर पे, वो सेकंड भाषा है जो इंडिपेंडेंट है, मतलब एक संस्कृत वाली, ठीक है, और एक रीजनल लैंग्वेज वाली। अब ये मायानमती क्या है, गोपी चंद्र क्या है, धर्म ठाकुर क्या है। तो देखो जो नाथ है, नाथ वो लोग होते हैं जो योगा प्रैक्टिस करते हैं, योगिक प्रैक्टिसेस करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो पर्टिकुलर सॉन्ग है, पर्टिकुलर सॉन्ग विच वॉज ऑफन इलेक्टेड डिस्क्राइब्ड हाउ मायानमती, किस तरह से जो मायानमती एक क्वीन थी, उन्होंने अपने बेटे गोपी चंद्र को बताया कि आप इन सारे जो ऑब्स्टिकल्स हैं उनसे दूर हटो और भगवान में लीन हो जाओ। तो उस सॉन्ग को कहीं ना कहीं यूज़ किया जा रहा है। और धर्म ठाकुर क्या है, एक लोकल भगवान है, देवता है, भगवान नहीं देवता है, जिन्हें लोग बहुत ज़्यादा मानते थे, ठीक है। इसके अलावा भी यहाँ पे बात करी जा रही है, जो टेक्स्ट हैं ये बिलोंग करते हैं फर्स्ट कैटेगरी से, ठीक है। कौन से वाले बिलोंग करते हैं फर्स्ट कैटेगरी से, जो आपके ऊपर हमने देखा था। और सेकंड कैटेगरी से कौन से बिलोंग करते हैं, जो आपने चैतन्य महाप्रभु और ये सब वाला देखा, तो ब्राह्मण के इन्फ्लुएंस में भी थे और नहीं भी थे। अब बंगाल में पीर्स और टेम्पल भी डेवलप होते हैं, यहाँ पे भी मंदिर डेवलप होते हैं अलग अलग तरह के। अब देखो मंदिर क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, अभी हमने देखा कि किस तरह से उड़ीसा में मंदिर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, वैसे ही मंदिर इंपॉर्टेंट होते हैं बंगाल में भी। बंगाल में क्या हुआ, साउथ ईस्टर्न बंगाल की अगर हम बात करें तो धीरे धीरे यहाँ पे मतलब मंदिर इंपॉर्टेंट होने लगे। जिस तरह से यहाँ पे कल्टीवेशन होने लगा, राइस कल्टीवेशन होने लगा, फिशर फॉक यानी कि जो मछली पालन करके अपना जीवन चलाते, जो ट्राइबल कम्युनिटी थी, वो धीरे धीरे डेवलप होने लगी और धीरे धीरे क्या हुआ, किसानों की तरह रहने लगी, कम्युनिटीज़ में एक समाज बना के रहने लगी। जब ऐसे हुआ तो धीरे धीरे लोग शिफ्ट हुए, लाइक काम करते करते, जो काम करते करते चले जाते थे, अब वो एक जगह रहने लगे, ठीक है। तो अब ये पीर के बारे में आपने सुना होगा कि कोई आपकी मम्मी पीर पे जाती होंगी और वहाँ पे हर धर्म के लोग जाते हैं, ऐसा ट्रेडिशन है। तो वो पीर और मंदिर का क्या सिस्टम है, हम ये देखने वाले हैं। अब देखो, अगर आप मुगल कंट्रोल की बात करो, ठीक है, मुगल कंट्रोल ओवर बंगाल की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे क्या हुआ था कि जो कैपिटल है यहाँ की, जो ढाका है, इसका यहाँ का दिल कहा जाता है, ठीक है, वहाँ पे ऑफिशियल सारे काम होते थे और यही इसे ही रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन की जगह बनाया गया, केंद्र बनाया गया। यहीं पे धर्म को बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट कराया गया, मंदिरों को धीरे धीरे बनाया गया। जो स्टार्टिंग के सेटलर्स थे उन्होंने क्या कहा कि अनस्टेबल कंडीशन थी वहाँ पे न्यू सेटलमेंट की, नए सेटलमेंट हो नहीं रहे थे, या हो रहे थे तो कम हो रहे थे। तो लीडर्स ने क्या करा, अपने आप को लीड करने के लिए वहाँ पे कुछ ऐसे सुपरनेचुरल पावर की इमेज क्रिएट करी कि भाई एक सुपरनेचुरल पावर है, एक अफेक्शन है, और उसे रिस्पेक्ट दी गई पीर के नाम से, कि एक जगह है जिसे आपने पीर का नाम दे दिया, जहाँ पे एक सुपरनेचुरल पावर एग्जिस्ट करती है, आप जाओगे तो बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, आप मतलब वही डिवोशन वाला सिस्टम आया। यहीं से इसी टर्म से इंक्लूड होते हैं जो संत और सूफीज़ होते हैं, हमारे जो रिलीजियस पर्सनैलिटी होते हैं, आप उन्हें संत और सूफीज़ कहते हैं, ठीक है। वो क्या हुआ, उन्होंने कॉलोनाइजर को डेयर किया, उन्होंने सोल्जर्स को ख़त्म किया। अब जो हिंदू बुद्धिस्ट देवी देवता हैं और जो ये मानते हैं कि हर जगह हर किसी में आत्मा है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट होने लगा। और जो पीर है, ठीक है, वो पॉपुलर होने लगे और यहाँ के जो लोग हैं वो बंगाल के लोग हर जगह से इन पीर पे आने लगे, श्राइन्स पे आने लगे, तीर्थ यात्राओं तीर्थ जगहों पे आने लगे और पीर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दी गई, ठीक है। अब पीर की इंपॉर्टेंस हुई है। बंगाल ने टेंपल को भी विटनेस किया है, मंदिरों को भी विटनेस किया है। टेंपल तो हमने देख लिया, वो पीर तो हमने देख लिया। अब 15th सेंचुरी की अगर आप बात करो और वहाँ से लेकर 19th सेंचुरी तक, यानी कि 2nd और 5th चैप्टर में जो आपने देखा होगा कि रिलीजियस स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा बनाए गए थे और इंडिविजुअल्स का बहुत ज़्यादा उसमें रोल था। कई बार ग्रुप को भी अपना पावरफुल बनाने के लिए कि हमारा जो ग्रुप है वो हम बहुत पावरफुल है, इसलिए वो लोग क्या करते थे कि मंदिर वगैरह बनाते थे, ठीक है, इसे डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, अपनी पावर को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, अपना एक्सेस डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। तो आप देखोगे कि कई ऐसे सोशल ग्रुप्स भी हैं जिन्हें लो माना जाता था कि वो छोटी सोशल ग्रुप्स हैं, छोटी जाति से बिलोंग करते हैं, उन्होंने तक कंट्रीब्यूशन दिया है कई बार मंदिरों को बनवाने के लिए। जैसे जो ऑयल प्रेसर्स हैं, जो ऑयल निकालते हैं, जो बेल मेटल वर्कर्स हैं, यानी कि जो बेल बनाते हैं, ठीक है, मेटल की घंटियाँ बनाते हैं, ऐसे लोगों ने भी अपना योगदान दिया है किसे बनाने में, मंदिरों को बनाने में। जो यूरोपियन लोग हैं, द कमिंग ऑफ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज, जैसे ही कंपनीज आती हैं कहाँ पे, बंगाल में, यहाँ पे आती हैं, जो फैमिलीज जो सोशल ग्रुप्स हैं वो बहुत ज़्यादा प्रिवेल करने लग जाते हैं और जो सोशल और इकोनॉमिक पोजीशन है वो इंप्रूव होने लगती है लोगों की, कंस्ट्रक्शन और ज़्यादा बढ़ने लगता है, जो लोकल देवी देवता है उन्हें पूजा जाने लगता है। तो पहले जो गाँवों में हट होती थी, पहले गाँवों में क्या होती थी, हट होती थी, वहीं पे ब्राह्मण लोग पूजा वूजा कर लेते थे, उसे ही मंदिर मान लिया जाता था, जो कि भगवान का घर होता था। अब धीरे 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 वो छत क्या हो गई, वो डबल रूफ हो गई, यानी कि 2 छत हो गई, और आगे चलो तो 4 छत हो गई, यानी कि एक ही, पहले क्या था कि सिर्फ एक झोपड़ी है, वहाँ पे मंदिर मतलब भगवान का घर बना दिया, दैट इज नॉन एज मंदिर। पहले घर और मंदिर में इतना डिफरेंस नहीं था। फिर आप देखोगे तो डबल रूफ की बात हुई, फिर आप देखोगे तो 4 रूफ की बात हुई, 4 रूफ, चौचाला की बात हुई, ठीक है। इनसे क्या हुआ कि आर्किटेक्चर में इवोल्यूशन आया। आर्किटेक्चर क्या होता है, किसी भी चीज़ को बनाने की एक जगह, मतलब एक उसमें डिफरेंस आया। अब देखो जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो डबल रूफ है, एक इधर वाली रूफ और एक इधर। यहाँ पे देखो 4 रूफ है, एक इस साइड वाला, ऐसे इधर वाला, एक ऐसे पीछे होगा, एक इस साइड होगा। तो ये 4 रूफ वाला हो गया, जिसके ऊपर एक सेंटर, और यहाँ पहले 2 रूफ वाला था। तो देखो किस तरह से इवोल्यूशन होता है मंदिरों का, जो कि बाद में बहुत ज़्यादा फेमस हो जाते हैं।
अगर आप कंपैरेटिवली देखोगे तो जो कॉम्प्लेक्स 4 रूफ वाला स्ट्रक्चर है उसमें 4 ट्राइंगल्स होते हैं जो कि ऊपर जाके जुड़ते हैं एक जगह पे कर्व लाइन पे, और जो टेम्पल होता है वो ज़्यादातर स्क्वायर प्लेटफॉर्म पे बनता है, यानी कि स्क्वायर होता है, ठीक है। ऊपर फिर दीवारें खड़ी कर दी जाती हैं, दीवार के ऊपर वो छत आ गई जो आपने देखी है अभी, और फिर मंदिर बन गया। इसके अलावा क्या है, जो इंटीरियर है वो रिलेटिवली प्लेन होता है और बाहर वाली साइड बहुत ज़्यादा डेकोरेटेड होती है पेंटिंग से, ऑर्नामेंटल टाइल से, आपके टेराकोटा के टैबलेट से बहुत ज़्यादा डिजाइनर होती हैं। कुछ टेम्पल्स में स्पेशली पर्टिकुलरली विष्णुपुर के जो बांकुरा डिस्ट्रिक्ट में वेस्ट बंगाल में जो टेम्पल्स हैं उसमें हाई डिग्री ऑफ एक्सीलेंस आपको मिलेगा, यानी बहुत ही सुंदर और प्यारे डिजाइन आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर आप इसके अलावा बात करो तो वहाँ पे खाने पीने की चीज़ें आपने देखा होगा कि मछली बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है बंगाल में, ब्राह्मण तक मछली खाते हैं। क्यों भाई, ऐसा क्या हुआ? उस जगह पे क्या हुआ, मछली अगर मिलेंगी तो लोग खाना कैसा खाएंगे, उसी बेसिस पे तो खाएंगे ना। तो वही चीज़ है, जो ट्रेडिशनल फूड है, जैसे आप जनरल हैबिट्स की बात करो, आइटम ऑफ फूड्स की अगर आप बात करेंगे तो बंगाल क्या है, रिवेरियन प्लेन है, यानी कि रिवर के पास है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी बहती है आपको पता है, तो वहाँ पे क्या है, चावल बहुत ज़्यादा मिलता है और फिश बहुत ज़्यादा मिलती है। चावल क्यों मिलता है? क्योंकि चावल की खेती को पानी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, पानी अच्छा खासा है वहाँ पे। जो टू आइटम फिगर्स हैं वहाँ पे बंगाल में क्या है कि प्रोमिनेंटली बहुत ज़्यादा मेन्यू में आपको मिलते हैं चावल और मछली, ठीक है। बंगाल में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। तो हमेशा कैसे कि बंगाली लिटरेचर में ऐसा था कि आप फिश को खाओ या मत खाओ, या क्या चीज़ें थी, या वो हमेशा से खाते थे या बाद में खाना शुरू हुआ, ये सारी क्वेश्चंस हैं। तो आप देखोगे तो आपको अलग अलग जगह पे स्कल्पचर्स में क्या मिलेगा, मछली को पकड़ते हुए लोग मिलेंगे, मछली को सजाते हुए लोग मिलेंगे। अगर वो किसी मतलब पूजा पाठ में जा रहे हैं तो सजी हुई मछली का यूज़ करना है, फिर खाना भी है उसे तो प्रॉपर अच्छे से उसे साफ करके सजा के ऐसे, मतलब मछली को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना गया है फिश को। अगर आप ब्राह्मण्स की बात करो, ब्राह्मण स्टार्टिंग में अलाउ नहीं थे, वहाँ पे सिर्फ वेजिटेरियन थे, वो अलाउ नहीं थे टू ईट नॉन वेजिटेरियन, बट बाद में क्या हुआ, ब्राह्मणिकल अथॉरिटीज़ ने उसे अलाउ कर दिया, और जो बंगाल में मछली था वो इतना प्रोमिनेंट होने लगा कि अब बंगाल के ब्राह्मण भी क्या करते हैं, मछलियाँ खा सकते हैं, उनका ट्रेडिशन ऐसा बन चुका है, ठीक है। तो ये पुराण में बाद में मेंशन करा गया, संस्कृत के टेक्स्ट में ये चीज़ बंगाल में मेंशन हुई। अब एल्सवेयर की बात करें, एल्सवेयर यानी कि एक और एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है कि आपका जो लैंग्वेज है वो कितनी इंपॉर्टेंट है ये बताने के लिए। तो अगर आप यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करेंगे तो फ्रांस और जर्मनी, आपको पता है ये देश बने, बाद में बने, पहले तो नहीं थे। बाद में कैसे बने? जब उन्हें लगा कि हमारी एक लैंग्वेज है, हम उस लैंग्वेज से जुड़े हुए हैं, हमारा ये एक कल्चर है, हम एक से लोग हैं, तब वो इस चीज़ से जुड़े। तो जो फ्रेंच और जर्मन है, जो एक राष्ट्र बनते हैं, नेशन स्टेट बनते हैं, वो किस भावना से बनते हैं? वो एक सेम लैंग्वेज की भावना से बनते हैं। तो वो ये कहते हैं कि मतलब यहाँ से इस एग्जाम्पल से ये समझाया जा रहा है कि लैंग्वेज कितनी इंपॉर्टेंट है कि उसने यूरोप जैसे बड़े बड़े जगहों पे क्या कर दिया, देशों के निर्माण कर दिए, ठीक है। तो इतना इंपॉर्टेंट है आपकी क्या, लैंग्वेज। तो अब हम देख लेते हैं अपनी एक्सरसाइज और वहीं से आपकी समझ हो जाएगी। क्लासिकल क्या होता है, मैंने आपको बताया क्लासिकल इज समवॉट जो ट्रेडिशनल होता है, कुछ के रूल्स होते हैं और उस जगह का होता है। मिनिएचर छोटी छोटी पेंटिंग्स होती हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं होती है। फिर क्या है, कुछ सुपरनेचुरल जगह बना दी जाती है जहाँ पे लोगों के बिलीव हो जाते हैं कि वहाँ पे कुछ अच्छा है और वो लोग वहाँ पे जाते हैं, ट्रेडिशंस फॉलो करते हैं। डायलेक्ट क्या है, डायलेक्ट आपका वो लैंग्वेज वाला है, ठीक है। जब आपने देखा कि बंगाली लैंग्वेज बोली जाती है, उनका एक लिटरेचर फीलिंग आ जाती है इकलौती, दैट इज डायलेक्ट। अब हम मैचिंग की अगर हम बात करें कौन सी जगह कहाँ पे है, तो अनंत वर्मन कहाँ के थे, राजा थे उड़ीसा के। जगन्नाथ आपको पता है पुरी है। महायोध्यापुरम केरला, ठीक है, वो जो भाषा थी, ठीक है। लीलातिलक्कम वही उसका जो टेक्स्ट था वो भी केरला का ही है, ठीक है। मंगल काव्य और मिनिएचर तो कांगड़ा में था, आपने बताया कांगड़ा स्कूल में चला गया था, और मंगल काव्य कहाँ का है, बंगाल का है। तो ये आपकी मैचिंग हो गई, आपने देख लिया, ठीक है, आपका रिविजन भी हो गया। अगर आप देखोगे मनी प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज मनी प्रॉब्लम और नेम बुक रिटन इन दैट लैंग्वेज। मनी प्रॉब्लम क्या थी, जो आपका था डायमंड और कोरल्स, यानी कि इसका मतलब था डायमंड और कोरल, दो भाषा, एक रीजनल भाषा और एक आपकी संस्कृत भाषा। और कौन सा टेक्स्ट है, ये वाला टेक्स्ट है जो ऊपर आपको दे रखा है, लीलातिलक्कम, ठीक है। अब क्या है, कौन से हु वर द मेजर पैट्रन्स ऑफ द कथक को प्रमोट करने वाले मेजर पैट्रन्स क्या थे, तो आपको पता है लखनऊ के राजा थे, जयपुर के राजा थे। इसके अलावा मुगल एम्पायर में बहुत ज़्यादा ये प्रोमिनेंट हुआ था, ठीक है। लेकिन बाद में जाके क्या हुआ कि कथक धीरे धीरे कम हुआ, लेकिन वो अलग अलग एरियाज में पहुंच गए। इसके अलावा वाजिद अली शाह जो आपके अवध के थे, उन्होंने बहुत अच्छे से कथक को प्रमोट करवाया। नेक्स्ट इज टेम्पल ऑफ बंगाल है, वहाँ का आर्किटेक्चर डिज़ाइन कैसे है। तो अगर आप वहाँ के आर्किटेक्चर डिज़ाइन की बात करेंगे तो पहले क्या था, गाँवों में जैसे हाच होते थे, यानी जो छप्पर होते थे, अब उनकी जगह क्या हुआ, धीरे धीरे डबल रूफ आया, ठीक है। इनकी डबल छप्पर आए, जो आपने देखा एक छप्पर इधर से एक छप्पर इधर की साइड, ठीक है। तो थोड़ा ऊंचा बना, जो आपने शेप देखी थी। इसके अलावा बाद में क्या हुआ, 4 रूफ वाला डिज़ाइन आया, ठीक है। ये हो गया रूफ का। इसके अलावा अगर आप नीचे से देखो तो नीचे जो होगा वो प्लेन होगा, इसके ऊपर दीवारें खड़ी हो जाएंगी। आपकी दीवारें बाहर की साइड से क्या होंगी, डिज़ाइनर होंगी, अंदर की साइड से कंपैरेटिवली प्लेन होंगी, सामान्य होंगी।
बाहर की तरफ से देखोगे तो अलग अलग डिज़ाइन बनेंगे, स्कल्पचर्स बनेंगे वहाँ पे, मिनिएचर और मतलब अलग अलग चीज़ें गोदी जाएंगी, डिज़ाइन बनेंगे बहुत अच्छे अच्छे। इसके अलावा कुछ अगर एग्जाम्पल देखोगे आप तो आपको पता ही है कि कुछ एग्जाम्पल उन्होंने दे रखे थे कि कुछ डिस्ट्रिक्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा आर्किटेक्चर वहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। इसके अलावा जो आपका क्वेश्चन है वो है कि वाई डिड मिनिस्ट्रियल प्रोक्लेम द अचीवमेंट ऑफ हीरोज, जो अचीवमेंट है हीरोज के वो क्यों दिखाते थे। एक तो मिनिस्ट्रियल्स को क्या मिलता था, पैसा मिलता था, ठीक है, कहीं ना कहीं उन्हें एक तरह से क्या मिलता था, मुद्राएं मिलती थी, तारीफें मिलती थी। वो चाहते थे कि राजा महाराजा हमारी तारीफ करें, तो वो राजा महाराजा की तारीफ अपनी पोइट्रीज में करते थे। इसके अलावा सामान्य लोगों में ये फीलिंग आ सके कि हमारा राजा कितना हमारे लिए करता है, ठीक है, कितना डिवोशनल है, कितना ज़्यादा अच्छे से वैल्योर है, उसके अंदर बहादुरी का काम करता है, वैल्योर है, सेक्रीफाइस करता है हमारे लिए, ठीक है, कितना बहादुर है, ये सारी चीज़ें फीलिंग्स आए और ऑर्डिनरी पीपल भी उससे मोटिवेट हों, इसलिए ये काम किया जाता था, ठीक है। अब क्या है फिर, वाई डू वी नो मच मोर अबाउट द कल्चरल प्रैक्टिसेस ऑफ द रूलर बट देन अबाउट दोज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। हम सामान्य लोगों के जो कल्चर हैं उन्हें बहुत कम जानते हैं और राजाओं महाराजाओं के कल्चर को बहुत ज़्यादा जानते हैं। क्यों? तो ऑब्वियस रीज़न है कि राजा महाराजाओं के पास क्या होता था, पैसा होता था, तो वो अपनी चीज़ों को प्रमोट करवाते थे, अलग अलग जगह पे पहुंचवाते थे। लेकिन जो सामान्य लोग हैं उनकी चीज़ें वहाँ तक नहीं पहुँच पाती थी, ठीक है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ करा तो उन तक सीमित रह जाता था। तो मेन चीज़ क्या है, पावर की बात है, पैसे की बात है, क्योंकि सामान्य लोगों को इसके अलावा क्या था, सामान्य लोगों को अपनी रोजी रोटी चलाने में ज़्यादा इंटरेस्ट था रैदर देन कि अपने आप को पॉपुलर करें, ठीक है, क्योंकि उन्हें अपनी रोजी रोटी चलानी होती थी। अब क्या है, वाई डिड कॉन्करर, जितने भी जगन्नाथपुरी के जो कॉन्करर्स हैं, इनकी पुरी में जो जगन्नाथ मंदिर है, उन्होंने मतलब जितने भी कॉन्करर्स हैं, जो भी विजेता आते हैं, उन्होंने जगन्नाथ मंदिर को क्यों रूल करना चाहा पुरी में। तो देखो, एक तो ये था कि जो भी जगन्नाथ मंदिर का रूल करेगा उससे क्या होगा, जनता एक्सेप्ट करेगी उस राजा को। अगर मंदिर पे कंट्रोल कर लिया यानी कि राज्य पे अपने आप ही कंट्रोल कर लिया, क्योंकि लोगों का बहुत ज़्यादा बिलीव होता था भगवान पे। इसके अलावा अगर आपने टेम्पल को कंट्रोल कर लिया तो आसपास ही इकोनॉमिकल फायदा तो है ही, पॉलिटिकल फायदा भी है। तो ये सारी चीज़ें कि जो स्पेशली है वो है कि जनता से एक्सेप्टेंस का। अब क्या है, बंगाल में मंदिर बनवाए ही क्यों गए, क्योंकि देखो मंदिर क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और मंदिर धीरे धीरे बहुत इंपॉर्टेंट हो गए थे, सोशली भी, पॉलिटिकली भी। और बंगाल में धीरे धीरे, खासकर ढाका में क्या था, एक रिलीजियस प्लेस बनाना था, लोगों को वहाँ अट्रैक्ट करना था, वहाँ लोगों को लाना था, जनता और राजा की पावर को इस्टेब्लिश करना था। तो इसलिए वहाँ पे क्या बनाए गए, मंदिर बनाए गए, ठीक है। और मंदिर से क्या हुआ, ने बहुत ज़्यादा फायदा भी हुआ। तो चलिए, अगर आप 8th क्लास में थे तो आपके लिए इतना ही था। अब हम आगे देख लेते हैं यूपीएससी में क्या क्या आज क्वेश्चन है, किससे, रीजनल कल्चर से। और रीजनल कल्चर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए देखते हैं हम इसके आज क्वेश्चन। जो आपका ये वाला क्वेश्चन है वो पूछा गया है 2012 में। 2012 में क्वेश्चन आता है ध्रुपद पे। ध्रुपद क्या होता है, थोड़ा म्यूजिक का टर्म है, ठीक है। तो जो धीरे धीरे गाने गाते हैं, जो डीप गाते हैं, ध्रुपद की मतलब ध्रुपद एक गायन की एक शैली है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि ध्रुपद की रेफरेंस में आपको बताना है कि कौन सा ये सही है पॉइंट इसमें से और कौन सा नहीं है। तो पहले पॉइंट में वो कह रहा है कि ये ओरिजिनेट होता है राजपूतों के टाइम पे, ठीक है, राजपूत किंगडम में, यानी कि जो राजपूताना किंगडम है वहाँ पे होता है, मुगल एम्पायर के टाइम पे ये स्टार्ट होता है। दूसरा वो कह रहा है कि स्पिरिचुअल है और डिवोशनल है, यानी कि मतलब स्पिरिचुअलिटी, यानी कि जो भगवान की पूजा वगैरह करते हैं उससे लिंक्ड है, वहाँ पे इस गायन से वो करा जाता है। और तीसरा वो कह रहा है कि जो संस्कृत में ध्रुपद जो है वो अलाप है, यूजेस संस्कृत सिलेबल्स फ्रॉम मंत्र के जो संस्कृत में शब्द हैं, ठीक है, उन्हें ध्रुपद में गाया जाता है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, 1 and 2 ओनली, 2 and 3, 1 2 3 एंड नन ऑफ द अबव। तो इसमें है आपका आंसर है बी यानी कि 2 and 3। 2 and 3 यानी कि सेकंड एंड थर्ड इसका ठीक है, यानी कि स्पिरिचुअल म्यूजिक है, डिवोशनल है, गाया जाता है, ठीक है, भगवान की पूजा करते हुए गाया जाता है। और जब पूजा करते हुए गाया जाएगा तो कहीं ना कहीं संस्कृत के जो मंत्राज हैं उनका गायन उसमें बहुत अच्छे से हो सकता है। और जो पहला पॉइंट है वो कह रहा है कि मुगल पीरियड में, अब सोचो आप मुगल पीरियड में राजपूताना जगह पे, यानी कि जो राजस्थान वाला इलाका है वहाँ पे मुगल पीरियड में क्या इतना डेवलप हो सकता है। ये बहुत पुरानी गायकी है, ये आज की गायकी नहीं है, बहुत पुरानी है, आज की मतलब मुगल एम्पायर से भी बहुत पहले की गायकी है, ठीक है। और हाँ, पूजा पाठ के लिए यूज़ करी जाती थी और यहाँ पे लोग मंत्रास और थोड़ा ध्रुपद में से स्ट्रॉन्ग गायन कहा जाता है। और स्पेशली ये माना जाता है कि जो लाइक मेल वॉइस है उसके लिए बहुत ज़्यादा सही गायकी ध्रुपद है, ठीक है, कि जो ध्रुपद है वो शायद मेल ज़्यादा अच्छे से गा सकते हैं, ऐसा एक नोशन है, ठीक है। अगर आप देखोगे, अब क्वेश्चन आ रहा है कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम पे। हमारे चैप्टर में क्या था, कथक था, ठीक है। ये डायरेक्टली लिंक नहीं है हमारे चैप्टर से, बट ये कल्चर का पार्ट है, हमारे ट्रेडिशन, रीजन ट्रेडिशंस का पार्ट है। तो कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम में डिफरेंसेस के बेसिस में बताया गया। तो पहला पॉइंट है आपका कि डांसर्स क्या करते हैं, डायलॉग्स बोलते हैं कुचिपुड़ी में, बट भरतनाट्यम में ऐसा नहीं होता है। दूसरा वो कह रहा है कि भरतनाट्यम में वो प्लेट पे डांस करते हैं, प्लेट पे खड़े होके, बट कुचिपुड़ी में ऐसा नहीं करते हैं। तो कौन सा सही है और कौन सा नहीं है, तो इसका आंसर है आपका ए यानी कि सिर्फ फर्स्ट सही है, यानी कि यहाँ पे जो डांसर है वो कुचिपुड़ी में कुछ डायलॉग्स बोलते हैं, जी हाँ, भरतनाट्यम में नहीं बोलते हैं। भरतनाट्यम में एक्सप्रेशन से सब कुछ शो किया जाता है, ठीक है। और उसके अलावा देखो, जो प्लेट पे डांस करने वाली बात है, ये उल्टा पॉइंट दे रखा है, प्लेट पे डांस कुचिपुड़ी में किया जाता है, भरतनाट्यम में नहीं किया जाता है, बट यहाँ पे उल्टा दे रखा है, ठीक है। तो इसलिए आपका ये सही नहीं है, मतलब जो सही है वो सिर्फ आपका ए पॉइंट है।
इसके अलावा अगर आप यहाँ देखोगे, यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है आपको कल्चरल हिस्ट्री के से बताना है। एक तरह का डांस फॉर्म है, ड्रामा डांस फॉर्म है, ड्रामेटिक्स डांस है, त्रिभंगा। त्रिभंगा की क्वालिटीज़ के बारे में बात करी जा रही है, त्रिभंगा होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो सारे डांस और कल्चर्स हम यहाँ पे इसी टॉपिक में यहाँ पे इसलिए कवर कर रहे हैं क्योंकि आपका वही चीज़ आपने जो देखी है। तो इसका आंसर है आपका वैसे फर्स्ट पॉइंट है, इसका आंसर फर्स्ट पॉइंट में क्या है कि जो वन लेग है, वन लेग इज बेंट, एक लेग को मोड़ दिया जाता है, बॉडी को स्लाइटली कर्व किया जाता है अपोजिट डायरेक्शन में वेस्ट और नेक के, ठीक है। तो वेस्ट और नेक से अपोजिट डायरेक्शन में, इनकी वेस्ट आपकी कमर कहीं और है और आपका नेक दूसरी डायरेक्शन में मुड़ा हुआ है। ये आपका त्रिभंगा का डांस फॉर्म है, एक स्टाइल है, ठीक है। बाकी के जो अगर आप चीज़ें करोगे त्रिभंगा से रिलेटेड नहीं है, आप त्रिभंगा का स्पेशली जब पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा, बट यहाँ पे इसलिए हमने क्यों लिया जिससे आपको रिलेवेंस हो जाए कि अगर आप अगर आप इंडियन कल्चर और ये सब ट्रेडिशंस वाली बुक पढ़ते हैं, नितिन सिंघानिया पढ़ते हैं, तो आप ये वाला टॉपिक अच्छे से कवर कर सकते हैं कि फेशियल एक्सप्रेशन ये त्रिभंगा का पार्ट नहीं है, मूवमेंट ऑफ बॉडीज में इतना मैटर नहीं कर, मतलब चीज़ें मैटर करती है, बट स्पेशली जो मोर एम्फेसाइज है, जो बेस्ट है, यहाँ पे कह रहा है जो बेस्ट डिस्क्राइब करे, बेस्ट डिस्क्राइब पोज है वो फर्स्ट वाला है, ठीक है। तो इसके अलावा नेक्स्ट देख लेते हैं कंसीडर करना इन लैंग्वेजेस को, और फिर आपको बताना है कौन से क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, गुजराती, कन्नड़, तेलुगु। तो कौन से आपकी क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, तो आपका सी इसका आंसर है। 2 और 3 आपकी क्लासिकल लैंग्वेज है, कन्नड़ और तेलुगु। तो इन टोटल आपकी 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस है। कौन कौन सी है? 6। तमिल है आपकी क्लासिकल लैंग्वेज, संस्कृत है, कन्नड़ है, तेलुगु है, मलयालम है और उड़िया है। और रिसेंट में सबसे ज़्यादा किसे, मतलब जो सबसे रिसेंट में क्लासिकल लैंग्वेज बनाई गई है वो उड़िया है, जो कि 2014 में बनाई गई है, जिसपे यूपीएससी ने भी क्वेश्चन पूछ रखा है, ठीक है। क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा किसे दिया जाता है? वो भाषा जिसे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो लुप्त होने वाली है और बहुत कम लोग उसे बोलते हैं, तो उसे क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दे दिया जाता है, ठीक है। अब क्या है, विद रेफरेंस टू सतारिया डांस, सतारिया डांस की बात करी जा रही है। इन पॉइंट्स को कंसिडर करो और बताओ कि कौन सा सही है। तो इसका आंसर है बी, 1 और 2 ओनली। 1 और 2 क्या है, आप पहले क्वेश्चन पढ़ सकते हैं वैसे। तो 1 और 2 क्या है? सतारिया इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ म्यूजिक, डांस एंड ड्रामा। म्यूजिक, डांस और ड्रामा का कॉम्बिनेशन है। जो वैष्णवाइट है असम के, वो बहुत लंबे टाइम से करते आ रहे हैं, जो भगवान विष्णु को मानते हैं। इसके अलावा जो राग हैं और ताल हैं, जो कि तुलसीदास और कबीर ने जो लिखे हैं, उस पे ये डांस फॉर्म होता है। तो बेसिकली एक कॉन्ट्रडिक्शन आप यहाँ पे समझ जाओगे खुद ही कि 2 और 3 एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते। एक साथ क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि तुलसीदास, कबीर और ये मीराबाई तो चलो कृष्ण जी की पूजा करती थी, कबीर किसी एक भगवान की पूजा नहीं करते थे, ठीक है। कबीर क्या करते थे? मोरल वैल्यूज़ पे बात करते थे। तो अगर वो वैष्णवाइट हैं, असम के वैष्णवाइट अगर उसे फॉलो करते हैं, तो कबीर और कबीर स्पेशली तुलसीदास ने कबीर के पदों पे वो डांस नहीं कर सकते। और कबीर के पद हैं वो इतने राग ओरिएंटेड नहीं होते, उनका एक अलग तरीका होता है गायन का, ठीक है। तो आप इन दोनों को समझ सकते हो कि अगर 2 सही है तो थर्ड सही नहीं हो सकता। तो 1 और 2 सही है सिर्फ आपका, 1 और 2, यानी कि हाँ भाई म्यूजिक, डांस और ड्रामा का कॉम्बिनेशन भी है और असम के लोग काफ़ी लंबे टाइम से इसे करते भी आ रहे हैं। इसके अलावा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है किससे रिलेटेड है? आपका कलारीपयट्टू। कलारीपयट्टू है क्या? तो कलारीपयट्टू आपका एक एंशिएंट मार्शल आर्ट है, जो कि साउदर्न पार्ट में होता है, ठीक है। अब जो साउदर्न पार्ट की बात होगी तो एक रीजन की बात हो गई, इसलिए हमने इसे रीजनल कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से रखा। तो साउथ इंडिया की बात हो रही है यहाँ पे। तो ये आपका क्या है, एक तरह का मार्शल आर्ट है, जिससे उन्होंने क्वेश्चन क्या रखा है, क्या क्या है कि भक्ति काल में हुआ हुआ एक मतलब शिव की पूजा करने वाला एक तरीका है, या फिर इसके अलावा कोई डांस फॉर्म है, कोई क्या है। तो ये क्या है, आपका एक मार्शल आर्ट है। इसके अलावा कौन सा ये कॉम्बिनेशन सही है, 88 का आपको बताना है कि कौन सा कॉम्बिनेशन सही है। तो गरबा गुजरात, ये तो कॉमन है। जो दिक्कत आती है वो 2nd और 3rd में आती है कि 2nd और 3rd में से किसका कॉम्बिनेशन ठीक है। तो 88 का आंसर है सी, यानी कि 1 और 3 ओनली ठीक है, 1 और 3 ठीक है, ठीक है। यानी कि जो आपका यक्षगान है वो कर्नाटका का ठीक है, जो गरबा है वो गुजरात का ठीक है। तो ये मोहिनीअट्टम कहाँ है? ये केरला का है, और इन्होंने यहाँ दे रखा है उड़ीसा, ठीक है। तो आपको हाँ यूपीएससी के लिए कल्चर, डांस फॉर्म ये सब प्रिपेयर करनी होती है, और बहुत प्रेवलेंटली बहुत ही रिलेवेंट क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही बड़ी मात्रा में क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या है कि रिसेंटली किसे क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिला है, तो अभी मैंने लास्ट उसमें भी बताया था उड़िया में मिला। ये देखो 2015 का क्वेश्चन है, 2014 में क्या मिली थी, उसे क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिला, 2015 में क्वेश्चन आ गया, वो भी डायरेक्ट। तो इसलिए क्या है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, मतलब जो करंट अफेयर का आपका सेक्शन है इसमें भी, ठीक है। कल्चर के भी पार्ट में भी आपको करंट अफेयर से लिंक करना है इस चीज़ को। इसके रेफरेंस में आपको बताना है कि जो कल्चरल हिस्ट्री है मिडिवियल इंडिया की, उसके हिसाब से बताओ कि जो सिद्ध हैं तमिल रीजन के, तमिलनाडु के रीजन के, वो मोनोथेस्टिक है, यानी कि वो एक ईश्वर को मानते हैं, और जो आइडोलैरिटी है उसे रोकते हैं, यानी कि जो मतलब मूर्ति पूजा है उसे खत्म करने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा जो कन्नड़ लोग हैं, कन्नड़ के जो लिंगायत हैं, वो क्वेश्चन उठाते हैं पुनर्जन्म की भावना पे, इसके अलावा कास्ट की हायरार्की पे, ठीक है। तो वैसे तो ये भक्ति सूफी संत का भी थोड़ा टॉपिक है, मतलब बिल्कुल लिंक नहीं है कल्चर से, बट आप थोड़ा भक्ति सूफी वाले ट्रेडिशन में आप बोल सकते हैं, या फिर आप कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख भी सकते हैं। तो इसका आंसर है आपका 17 का सी है, यानी कि बोथ 1 और 2 आपके ठीक है
कि जो सिद्धार्थ लोग हैं वो एक भगवान की पूजा करते हैं और वो मूर्ति पूजा का डिनायल करते हैं। मूर्ति पूजा में तो भाई है, मूर्ति पूजा है तो भाई ऑब्वियसली बहुदेववाद का डिनायल है, यानी कि एक ईश्वर को मानते होंगे तो ठीक है। और दूसरा क्या है, जो लिंगायत लोग हैं वो पुनर्जन्म की भावना और पुनर्जन्म के पूरे प्रचार को खत्म मतलब नहीं मानते हैं। और जो कास्ट के हायरार्की, ब्राह्मण ऊंचा है, क्षत्रिय नीचा है या जो भी है, तो इन सबको भी वो डिनाई करते हैं। अब देखो ट्रेडिशन और स्टेट, किस स्टेट का कौन सा ट्रेडिशन है उससे आपको मैच करना है। तो यहाँ पे क्या है, कौन सा मैचिंग आपकी सही है, तो 1 और 2 आपकी सही है सिर्फ और सिर्फ। यानी कि जो छप्चर कट फेस्टिवल है मिजोरम का है, ठीक है। जो कोंगमिया बाल्ड है ये भी मणिपुर का है, ठीक है। जो थंगता डांस है ये कहाँ का है, ये भी मणिपुर का है, इन्होंने सिक्किम दे रखा है, ये भी मणिपुर का है, ठीक है। तो इसलिए आपका 1 और 2 सिर्फ सही है, यानी कि बी वाला पॉइंट आपका सही है। इसके अलावा अगर आप 42 की बात करोगे, दैट इज कि बनी थनी क्या है, बनी थनी किस स्कूल से यानी कि कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस तरह की आइडियोलॉजी है। स्कूल क्या होता है, स्कूल मैंने आपको पहले भी अभी मतलब वीडियो में बताया था कि स्कूल बेसिकली ये है कि अलग अलग जब हम आइडियोलॉजी थॉट्स को मानते हैं तो उस विचारधारा को मानने वाले लोगों को उस पर्टिकुलर स्कूल का नाम दे दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो बानी थनी है वो कहाँ से बिलोंग करती है, किस तरह की पेंटिंग है, तो ये है आपका डी, किशन नगर जो स्कूल है उससे बिलोंग करती है आपकी बनी थनी पेंटिंग। इसके साथ हमारे चैप्टर नंबर 9 जो कि है द मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर, की स्थानीय कल्चर कैसे बनता है, वो हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। हमने पूरे में देखा कि किस तरह से भाषा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, मलयालम भाषा कैसे जन्मी, कैसे हुआ उसका पूरा, जगन्नाथ मंदिर और जगन्नाथ की जो इतना पॉपुलर है, भगवान को लोग पूछते हैं इतना, वो कैसे कैसे हुआ और क्यों लोग वहाँ पे शासन करना चाहते थे और शासन में मंदिर को कंट्रोल कितना इंपॉर्टेंट था। राजपूताना में जो हीरोइज्म है, जो गौरवान में जो गौरव वाली फीलिंग है वो कैसे आती है। इसके अलावा कथक का इमरजेंस कैसे हुआ, कथक क्यों पॉपुलर है, कथक में क्या क्या स्टाइल्स हैं, ये सब हमने देखा। इसके अलावा मिनिएचर पेंटिंग्स वो किसने आगे पॉपुलर करी, कहाँ जो हिमाचल प्रदेश है वहाँ पे कैसे मिनिएचर पेंटिंग जाती है, फैलती है। इसके अलावा यहाँ पे बात करी जाती है बंगाल की भाषा, बंगाल का कल्चर, बंगाल के मंदिर, बंगाल के पीर, बंगाल का खाना, ये सब हमने बहुत ही डीपली डिस्कस करा। और इसी के साथ आपका चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। कोई भी क्वेरीज हैं तो आप यहाँ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर नहीं है तो स्टे ट्यून, और हम मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।